हेलो एवरीवन, बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। ग्रीन एनर्जी सेक्टर की स्टॉक्स है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर में ईपीसी रिलेटेड काम है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि सोलर प्लेट इंस्टॉलेशन का काम काज है। इसका एक दूसरा कंपनी है जो मेन पेरेंट्स कंपनी है वारी एनर्जी, तो सोलर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का काम काज है, मेन बता रहा हूँ। और इसके अलावा और एक कंपनी है सब्सिडरी कंपनी वारी एनर्जी का, वारी टेक्नोलॉजी। तो चलिए अभी बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में अभी लगभग 350 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था, तो इसके वजह से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिला था एक दिन के अंदर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जून को लगभग 6% समथिंग, 6-7% समथिंग यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिला था। और उसके बाद में यहाँ पे गिरावट हुआ। कब गिरावट हुआ ये आप डेट देख सकते हैं। अभी जो लास्ट फ्राइडे को 2% का गिरावट हुआ। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में डिटेल समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, पॉइंट पे मेन पॉइंट में हाईलाइट की बात करूँगा। अभी यहाँ पे देखिए 3 जून को यहाँ पे 300 मेगावाट का एक एसी सोलर ईपीसी ऑर्डर मिला था। कितना अमाउंट में देखेंगे, 346 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो इसके वजह से यहाँ पे स्टॉक्स में जंप देखने को मिला। देखिए यहाँ पे तो फ्लैट चल रहा था 5 डे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा 5 डे में यहाँ पे देखो लगभग तो यहाँ पे 0-0 पे आ गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, आपको सही टाइम में एंट्री और एग्जिट, आप अगर स्विंग ट्रेड भी करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना 6-7% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 मंथ का देखते हैं, और 1 मंथ के अंदर में यहाँ पे देखो लगभग 21% का रिटर्न दे रहा था। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुआ 5-6% का। और 6 मंथ में समझते हैं, 6 मंथ में देखो इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। कितना डेट देखेंगे, 9 अप्रैल 2025 से लेकर और 23 अप्रैल तक यहाँ पे 32% का रिटर्न मिल रहा था। जब यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था, यहाँ पे जब हाई में था स्टॉक शेयर प्राइस, तो यहाँ पे सेलिंग आया। सेलिंग कितना आया, यहाँ पे गिरावट कितना हुआ, तो गिरावट हुआ यहाँ पे 23 अप्रैल से लेकर 9 मई तक 20% का गिरावट है। जैसे यहाँ पे एक गिरावट हुआ ना 20% का, तो यहाँ से फिर एक जबरदस्त बाइंग है। तो स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा होता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है जिसको स्टॉक मार्केट के अंदर में थोड़ा समझ रहता है, कोई स्टॉक थोड़ा सा हाई लगाने के बाद में 20% जब गिरता है तो वापस 20-30% ऐसे ही रिटर्न दे देता है, क्योंकि इस स्टॉक्स के अंदर में थोड़ा पोटेंशियल है। 1 साल के अंदर में इतना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिया नहीं है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया था 5 ईयर में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था, वारी रिन्यूएबल काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था। तो इस गिरावट में जिस किसी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम कोई भी अच्छे स्टॉक जब 30-40% गिर जाता है, मिनिमम 30% to 40% गिर जाता है, तो वहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। तो वहाँ पे अगर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, 2-3 बार पार्ट करके इन्वेस्ट करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। 20-30% ऐसे ही 2-3 महीने में डेफिनेटली रिटर्न मिल जाता है। लेकिन साथ में आपको देखना होगा, फंडामेंटल आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि कंपनी के अंदर में कितना पोटेंशियल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का अभी जो उसका शेयर प्राइस है 1031 रुपीज़ है, और मार्केट कैप लगभग 10,748 करोड़ है, और स्टॉक पी समझेंगे 46। और स्टॉक पी का यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो का अगर चार्ट देखेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा क्लियर होगा। चलिए चार्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे 6 मंथ का पी रेशो का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी बिल्कुल यहाँ पे नीचे, लगभग नीचे फ्लैट लेवल में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी डेफिनेटली अपनाना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक 6 मंथ में सबसे लोअर में आ रहा है। यहाँ पे देखो लोअर में जब आया था, यहाँ से बाइंग आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक्स में अभी इसका 6 मंथ का जो मीडियम पी है वो 49 है, और उसके हिसाब से अभी स्टॉक पी कितना है, अभी मैं आपको बताया 46 है। और 1 ईयर का समझते हैं, 1 ईयर के हिसाब से भी काफ़ी यहाँ पे डाउन है, बिल्कुल यहाँ पे नीचे लेवल पे है। लेकिन इसका अर्निंग रेशो यहाँ पे हाई है, यानी कि इस स्टॉक्स में अभी प्रॉफिट दे रहा है। 1 ईयर सेल्स ग्रोथ 84%, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही हाई है। और प्रॉफिट ग्रोथ 56%, तो सेल्स ग्रोथ के कंपेयर में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम है, बट 56% है। मतलब आप इसको एक मतलब थोड़ा सा मीडियम या एवरेज नहीं बोल सकते हो, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे हाई है। चलिए समझते हैं कंपनी का कर्जा कितना है। कर्जा तो ना के बराबर, ओनली 27 करोड़। जब किसी भी कंपनी का यहाँ पे कर्जा बहुत ही कम है और सेल्स ग्रोथ हाई है, तो ये कंपनी को थोड़ा सा पॉजिटिव समझ सकते हैं। लेकिन आप खाली एक ही चीज़ से आप पॉजिटिव नहीं समझिएगा, सारा चीज़ आपको एनालिसिस करना पड़ता है, तो फिर क्या आपका पैसा थोड़ा सेफ महसूस कर पाएंगे। और डेट टू इक्विटी में कर्जा इक्विटी में देखते हैं तो 0.06%, मतलब ना के बराबर। नेक्स्ट, कंपनी का रिजर्व 436 करोड़, जो बहुत बेहतरीन है। और प्रोमोटर होल्डिंग है 74%, जो बहुत ही हाई है, मतलब बहुत अच्छा प्लस पॉइंट समझ सकते हैं। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है अभी देखते हैं कितना टाइम से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। तो चलिए प्रोमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर जून 2022 में 74.51% था, और अभी भी देखेंगे मार्च 2025 में 74.39%। तो प्रोमोटर यहाँ पे अच्छा खासा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। तो किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं प्रोमोटर, जब वहाँ पे भरोसा दिखाते हैं ना, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या पैसे इन्वेस्ट करने में सेफ महसूस करते हैं। और साथ में अगर FIDI का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, यानी कि स्टेक अगर धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर समझते हैं, पहले 2022 में यहाँ पे 0% था, और स्टेक बढ़ाना स्टार्ट कब से किया है, मार्च 2024 से
20% से, और अभी जाके है 1.13%। तो चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अभी 1% से ऊपर है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, फॉरेन इन्वेस्टर जब 1% से ऊपर स्टेक रहता है तो जब वहाँ से सेल करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ता है, फिर उसके बाद में जाके सेल कर पाएंगे। तो चलो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट समझते हैं डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो अभी 0.24%, तो पहले तो बहुत ही कम था, 2024 में देखेंगे 0.01%, मतलब ना के बराबर था। तो अभी तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे आ गए हैं। और पब्लिक होल्डिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। पब्लिक होल्डिंग अगर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोमोटर और एफआईडीआई का अगर स्टेक धीरे धीरे घट जाता है, सारा माल पब्लिक के ऊपर चिपकाता है, तो वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे 2+3 के अंदर में मुझे 2+ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इस कंपनी थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो ईपीसी सेक्टर के कामकाज है और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कहीं सारा टूल्स पैरामीटर होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो बहुत आसान होता है कि आप मतलब इसके अंदर में गए और बाय कर लिया और सेल कर दिया। आपको कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, और अभी बाय करके जो होल्ड करना चाहिए, क्यों होल्ड करना चाहिए, स्टॉक के अंदर में क्या पोटेंशियल है, टोटल ऑर्डर बुक कितना है, बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं, यानी कि कंपनी के अंदर में कामकाज है या नहीं, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं जितना हो सकता है बेसिक मेन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे समझते हैं ऑर्डर बुक में। तो ऑर्डर बुक 2025 में यहाँ पे 3263 मतलब मेगावाट, यानी कि आप 3 गीगावाट बोल सकते हो। तो ये तो थोड़ा मार्च मंथ का है, मार्च 2025 का है। तो अभी उसके बाद में भी कहीं सारा ऑर्डर मिला है। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो 2023 में 2024 2025 ये जो ग्रीन है ये रेवेन्यू है और ये प्रॉफिट है। तो उसके हिसाब से कंपनी प्रॉफिटेबल है और रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। सिंपल सा चीज़ है, किसी भी कंपनी अगर सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है और साथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है तो उस कंपनी को शेयर प्राइस ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ में जो मैं कहीं सारा टूल पैरामीटर ऐड करता हूँ, जैसे कि कंपनी का कर्जा कितना है, बैक टू बैक क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कैसा आ रहा है और ईयर ऑन ईयर कैसा है, तो यहाँ पे सारे चीज़ डिस्कस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँ, यहाँ पे कंपनी को जो बैक टू बैक यहाँ पे ऑर्डर मिला था ना, 255 मेगावाट, 105 मेगावाट, 40 मेगावाट, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में आप क्लिक जैसे कर देंगे ना, अभी रिसेंटली ऑर्डर मिला, उससे पहले ऑर्डर मिला था 16 मई को, यहाँ पे कितना 114 करोड़ का, और उससे पहले भी ऑर्डर मिला था। तो जितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिलता है या फिर इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज आता है तो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाता है, प्रेस रिलीज, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कितना इसके पहले ऑर्डर मिला है। तो बैक टू बैक आप यहाँ पे सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये तो शॉर्ट टर्म में हो गया। आपको देखना चाहिए कि कंपनी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है ईयर ऑन ईयर, कि भाई कितना का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ में आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आप अगर 1 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ता है। एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हो रहा है, साथ में प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कहीं कर्जा तो नहीं बढ़ रहा है, और रिजर्व कैसा बढ़ रहा है, कंपनी एक्सपेंशन प्लान कैसा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे समझेंगे। 10 ईयर का 134%, जो बहुत ही हाई था। 5 ईयर में तो काफ़ी ज़बरदस्त था, 281%, और 3 ईयर 118%। अभी TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा घटा है। बट मैं आपको बता दूँ, एक मिनिमम एवरेज 20% से अगर ऊपर है ना, तो इसको आप थोड़ा सा मतलब क्या, इसको आप एक स्टैंडर्ड मान सकते हैं। जो बड़े बड़े कंपनी रहते हैं ना, वो 15 to 20% एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा हाई है। बट मैं आपको बता दूँ, जो 3 ईयर 5 ईयर इतना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ था ना, 5 ईयर में इतना ज़्यादा रिटर्न भी दिया था, मतलब आप सोच नहीं सकते, ताबड़तोड़ रिटर्न दिया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक इस तरीके से बिल्कुल एकदम शॉर्ट टर्म में हाई हो गया था, वहाँ पे पंपिंग हो गया था और वो डंपिंग भी हो गया था। तो अभी यहाँ से धीरे धीरे आपको देखना है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से जा रहा है और ईयर ऑन ईयर किस तरीके से जा रहा है। और उसके बाद में समझते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। अगर सेल्स ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये गड़बड़ वाली बात है। तो यहाँ पे समझेंगे प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। 10 ईयर में काफी हाई था, 100% के ऊपर था, 5 ईयर 274%, इसकी वजह से 5 ईयर में रिटर्न दिया था, 3 ईयर 120% और TTM 56%। तो ठीक है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल ही में जो मार्च 2025 का क्वार्टर रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर काफी जबरदस्त है, 74% हुआ था, और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है। इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट समझते हैं। अभी ईयर ऑन ईयर 89% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट जो आया था यानी कि मार्च 2025 का, और ईयर ऑन ईयर भी आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, यानी कि एक में आ गया। तो यहाँ पे रिजल्ट काफी जबरदस्त निकल के आया था। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे मार्च टू मार्च देखते हैं किस तरीके से सेल्स और प्रॉफिट हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सेल्स देखते हैं। तो पहले यहाँ पे मार्च 2022 से देखेंगे, यहाँ पे कितना 154 करोड़, और अभी मार्च 2025 में 1597 करोड़, यानी कि सेल्स काफ़ी तरीका से डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई हुआ है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट से इंपॉर्टेंट है OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो पहले 37% था, अभी 19%। तो ठीक है, एक 19 to 20%, 15 to 20% एक डिसेंट स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा माइनस हुआ कोविड के टाइम में, और उसके बाद में कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहा है। अभी देखेंगे मार्च 2023 से, ठीक है 22, अभी 19% है। तो आगे आपको देखना होगा, आपको फोकस में रखना होगा, कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डाउन तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप 100 रुपये का माल खरीदते हैं तो आप बेचते हैं 120 रुपये में, यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन। तो उसी मार्जिन के ऊपर आपको लाइट बिल खर्चा वगैरह, आपको एम्प्लॉय खर्चा वगैरह सारा कुछ निकालना पड़ता है।
है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी बेस पे प्रॉफिट जनरेट यहाँ पे तगड़ा होता है। तो नेट प्रॉफिट समझते हैं। पहले यहाँ पे मार्च 2021 में तो 2 करोड़ हुआ था और अभी 229 करोड़, तो एक्चुअल बढ़ा है 2022 से, यहाँ पे बढ़ा है 20 करोड़ से 229 करोड़। तो ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। और साथ में देखते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ से भी समझते हैं 2022 से 1 रुपीज़ 96 पैसा और अभी 22 रुपीज़। तो भाई ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ईपीएस जितना बढ़ता है और पी रेशो कंपनी का वैल्यूएशन इतना सस्ता मिलता है, जब कंपनी का वैल्यूएशन बिल्कुल सस्ता हो जाता है तो यहाँ पे क्या बाइंग ज़्यादा आता है और शेयर प्राइस ऊपर चढ़ाता है। तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर देखते हैं, क्वार्टरली यहाँ पे देखते हैं सेल्स मार्च 2022 से तो 74 करोड़ और अभी मार्च 2025 में 477 करोड़। आपको बता दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी धीरे धीरे कंपनी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको एक साल का चेक करना है ना, तो क्वार्टर में चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे 13% था और अभी 27%। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ रहा है और पहले 20% था 2024 में, तो उससे भी बढ़ा है। तो यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है ना कंपनी, तो प्रॉफिट अच्छा, रेवेन्यू अगर थोड़ा भी होता है ना तो प्रॉफिट अच्छा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से अगर होगा तो इन्वेस्टर यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर। नेक्स्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट 8 करोड़ था और अभी 94 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट कंपनी थोड़ा सा अभी छोटा है, तो अभी पंपिंग डंपिंग वाला थोड़ा सा खेल कर दिया, तो इसके वजह से क्या इन्वेस्टर का थोड़ा सा भरोसा उड़ जाता है कि चलो ईपीएस देखते हैं। तो ईपीएस 0.77 पैसा था और अभी 9 रुपीज़ में यहाँ पे आ गए। तो मैं आपको ही बताया कंपनी का ईपीएस जिस तरीके से बढ़ेगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे अर्निंग इस तरीके से बढ़ेगा और कंपनी का पी रेशो इस तरीके से यानी कि डाउन होगा, और वहाँ पे क्या होता है इन्वेस्टर वहाँ पे ज़्यादा आएंगे, बाइंग ज़्यादा आएगा तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। सिंपल सा फंडा रहता है। बैलेंस शीट के अंदर में रिजर्व समझते हैं, तो रिजर्व यहाँ पे 4 करोड़ था और अभी कितना है 436 करोड़। तो कंपनी का रिजर्व बहुत ही स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बोरिंग यानी कि कंपनी का कर्जा, तो कर्जा मार्च 2019 में 36 करोड़ था और अभी 26 करोड़। कंपनी का इतना कर्जा है नहीं, इतना मतलब थोड़ा भी, कंपनी अभी 10-10.5 हज़ार करोड़ की कंपनी है, तो उसके हिसाब से कर्जा बिल्कुल ना के बराबर। और कंपनी कैपेक्स यहाँ पे कर रहा है। भाई आप देखो कंपनी कैपेक्स कर रहा है। कंपनी अगर कैपेक्स करता है तो क्या होता है, कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे मतलब उसका काम मतलब एक्सपेंशन होता है, तो कंपनी धीरे धीरे बड़ा होने का ज़्यादा चांसेस रहता है और वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा यानी कि बाइंग ज़्यादा आता है। और साथ में अगर कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिलता है तो भाई शेयर प्राइस ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ में जो मैं सारा फंडामेंटल आपके साथ एनालिसिस किया, आप किसी एक चीज़ को डिपेंड करके इन्वेस्ट मत कीजिए, आपको सारा चीज़ें करना है। भाई प्रोमोटर किस तरीके से स्टेक होल्डिंग कर रहा है, एफआईडीआई इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कंपनी को एक साल के अंदर में कितना बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है, और कंपनी एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्डर तो मिल रहा है लेकिन भाई एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, ईयर ऑन ईयर देखना है, सारी चीज़ आपको देखना है। और कहीं कोई कंपनी के अंदर में कोई ऐसा क्रिमिनल केस, फ्रॉडबाजी केस तो नहीं आ रहा है, कोई मैनिपुलेशन ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको न्यूज़ फॉलो करना है, करना चाहिए डेफिनेटली। तो आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। और साथ में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कुछ इस तरीके से कंपनी चलता है। तो यहाँ पे क्या करना है, बाय करना चाहिए, यहाँ पे सेल कर, जो मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ। और नीचे बाय करो, ऊपर सेल करो। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सेल मत करो भाई, जैसे जैसे गिरावट आता है मिनिमम 20% डाउन में आता है, और अगर उसका पी है ना 40-50 मतलब एक बिल्कुल उसका पी का ग्राफ बिल्कुल नीचे में रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाय करो। तो ऐसे कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट आपको लगाना नहीं चाहिए, छोटा मोटा अमाउंट डालो यार, 10-20 हज़ार डालो, मिनिमम 3 से 5 साल तक होल्ड करो। और डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। आपको हाई में बाय नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं कि फोमो में 20% लगा दिया बोले अभी बाइंग आ जाएगा, वहाँ पे फोमो में बाय नहीं करना है। आपको अच्छे स्टॉक्स ऐसा 8-10 स्टॉक्स उठाना चाहिए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सारे सेक्टर का अच्छे स्टॉक उठाना चाहिए। वहाँ से एक मिड कैप कंपनी ले लो, स्मॉल कैप कंपनी ले लो, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करो और बल्क में बाय मत करो। एक कंपनी में 3-4 स्टेप में पैसा लगाना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। कोई नहीं, आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।